नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 19 मार्च 2023 और आज एसएससी सीएचएसएल का कोई भी एग्ज़ाम नहीं था। जिस दिन एग्ज़ाम नहीं होती है उस दिन हम अपने तरफ से प्रैक्टिस सेट के तौर पे एक या दो वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करा देते हैं और आने वाले शिफ्ट में यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल जाती है। आशा करते हैं कि इस वीडियो से भी आपको फ़ायदा मिलेगी। दोस्तों हम सभी प्रश्नों को आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कराते हैं, यही एक्स्ट्रा फैक्ट आपके काफ़ी काम के होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है कि अल हिलाल एक साप्ताहिक उर्दू भाषा का समाचार पत्र था, इसके संपादक कौन थे। देखिए जो भी क्वेश्चन है सभी रिफाइंड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे। दोस्तों जो पैटर्न चल रहा है उसी को फॉलो करते हुए मैं बहुत रिसर्च करने के बाद क्वेश्चन लाता हूं, जैसा कि आप जानते हैं। तो अल हिलाल जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा चलाया गया उर्दू भाषा का एक साप्ताहिक जो है पत्रिका था। इसके भाषा भी कभी कभी पूछ देते हैं कि अल हिलाल किस भाषा में चलाया गया था, तो उर्दू भाषा जरूर याद रखें। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। इसके अलावा इनके जो प्रमुख पुस्तक हैं ये तो हो गई पत्रिका। एक जो पुस्तक लिखे इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, तो ये पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। इनके ऑप्शन में अब्दुल कलाम आज़ाद भी रहता है इंडिया विंस फ्रीडम में, तो ठीक से। इसके अलावा विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के द्वारा लिखा गया है, जो अपने चैनल का लोगो भी है, महापूज्य है ना, इनके तो कुछ कहना ही नहीं इनके बारे में, है ना। तो ये विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं, इग्नेटाइट मैंड्स के लेखक हैं, यही है आपके एपीजे अब्दुल कलाम साहब। इसके अलावा चेर वंश की राजधानी कहाँ थी। देखिए चेर वंश की राजधानी जो है ये आपका महोदयपुरम में था। कहाँ पर था? महोदयपुरम में, जिसे आजकल जो है कोडुंगलूर कहा जाता है। और ये जगह कहाँ पे है? तो केरल के अंदर स्थित है। देखिए अभी तक जो है चोल वंश की राजधानी पूछा गया है, पल्लव वंश की राजधानी पूछा गया है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी पूछा गया है, और जो आपका नागभट्ट प्रथम है ना, गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक पूछे गए हैं। तो ये जो इतने आए हैं ये वंश वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो आज मैंने इससे पहले वाले वीडियो में 4 वंश की राजधानी और शासक बताया था, है ना, जो आपका त्रिगुट वाला युद्ध हुआ था, त्रिपक्षीय युद्ध, तो उसके बारे में बताया था। यहाँ पे चेर वंश की राजधानी महोदयपुरम है, जिसका आधुनिक नाम कोडंगलूर है, जो केरल के अंदर है। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चोल वंश की राजधानी जो है तंजावुर है। तंजावुर आपका तमिलनाडु में स्थित है। तंजावुर में ही आपका जो है बृहदेश्वर मंदिर स्थित है, जो आपका चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। ये 2 करोड़ बार पूछा गया है एग्जाम में कि भाई जो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चोल शासक राजराज प्रथम। एक क्वेश्चन और अलग से पूछ लेता है कि चोल शासक प्रसिद्ध थे, ऑप्शन में दे देता है नौसैनिक शक्ति, उसके बाद थल सेना वाला दे देता है। तो नौसैनिक शक्ति के लिए जो है आपका प्रचलित थे, नेवी पावर के लिए कौन? चोल वंश, ठीक है। इसके अलावा वर्ष 2022 के लिए मिस यूनिवर्स के रूप में किसे चुना गया। देखिए अभी तक जो है मिस यूनिवर्स वाला क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन 2022 में सभी घटना को समेट लिया है लगभग, तो मिस यूनिवर्स वाला भी पूछा जा सकता है। तो 2022 में जो मिस यूनिवर्स चुनी गई है ये आपका आर बॉनी ग्रेवियल चुनी गई है, जो यूएसए के रहने वाली है, अमेरिका की रहने वाली है, ठीक है। एक प्रश्न मैंने यहाँ पे रखा है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, खाली संजय है, संजय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो देखिए खाली संजय कहेगा तो मध्य प्रदेश, है ना, संजय कुरुक्षेत्र का हाल बताओ, है ना, तो ये खाली संजय वाला कहेगा तो ये आपका जो है मध्य प्रदेश। लेकिन संजय गांधी लगा देगा ना तो महाराष्ट्र हो जाता है, ठीक है, संजय गांधी हो जाता है तो महाराष्ट्र हो जाता है। तो खाली संजय कहेगा तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसके अलावा कूनो नेशनल पार्क, जिसमें चीता को छोड़ा गया है, जो आपका नामीबिया से लाया गया है, ठीक है, तो ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। इसके अलावा जो है आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है ना। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नेशनल पार्क हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, सबसे अधिक नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश के अंदर है। आपके मन में आ रहा होगा अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य है, जिसे नेशनल पार्क की दर्जा नहीं मिला है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य अंडमान निकोबार में, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क एमपी में, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी पूछता है, तो नागा अर्जुन सागर जो है ये सबसे
सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है जो आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित है। अब सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो गया तो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो पेंच टाइगर रिजर्व जो है ये सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है जो महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बंसदा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ये आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, बंसदा और गिर को गुजरात के लिए याद रखेंगे। गुजरात में आज इतना चीज बता दिया था दिन के समय, धौलावीरा वगैरह है ना, पालिताना का जैन मंदिर, भावनगर में जो सीएनजी टर्मिनल हुआ है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है ना। इसके अलावा रामानुजाचार्य का तो हैदराबाद में है, धौलावीरा बता ही दिए थे। तो जो कुछ भी बताया था तभी गुजरात के रिलेशन में, फिर से टाइम किल नहीं करूंगा, चलते हैं आगे इससे पिछला वाला वीडियो में। इसके अलावा हेमिस नेशनल पार्क जो है ये आपका लद्दाख में स्थित है ना। एक बच्चे ने कमेंट किया है कि गुजरात के जो धौलावीरा है इसके खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मैं इनका नाम जो है बिष्ट सरनेम मुझे याद आ रहा है, लेकिन इसके पीछे आर है या एस है ये अभी कंफर्म नहीं बता रहे हैं, है ना। इसके पीछे आर या एस है, आर बिष्ट है या फिर एस बिष्ट है, तो इन्होंने ही धौलावीरा को खोजा था। ठीक है, धौलावीरा को एक से अधिक पर्सन खोजने का काम किए हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, इसीलिए इसके खोज से संबंधित व्यक्ति का नाम आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा कैबुल लामजाओ जो आपके मणिपुर में है, लोकतक झील भी मणिपुर में है, और ये कैबुल लामजाओ ना इन्हीं के बीच से बहता है, जो पल्लवित नेशनल पार्क का उदाहरण है इंडिया के अंदर। इसके अलावा दुधवा नेशनल पार्क जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मानस काजीरंगा नमेरी है ना, मानस काजीरंगा नमेरी डिब्रू सैखोवा ये सभी असम के नेशनल पार्क हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपका अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? देखिए ये सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और ऑप्शन ऐसे 4 दिए कि बच्चे कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि सीजीएल मेंस में एक क्वेश्चन 3 नंबर का था तो वेटेज तो रहेगा ही ना, है ना। तो भारत में जो संघीय कार्यपालिका की शक्ति की प्रधान होती है, यानी जो भारत में संघीय कार्यपालिका जिसके में निहित होती है ये है आपके राष्ट्रपति। लेकिन उसी प्रकार है जो जैसे सिर्फ नाम मात्र के हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर वाला लाइन जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे अगर आपसे पूछा जाए तो राष्ट्रपति ही आंसर देना है। लेकिन इन लाइन को पढ़िए जरा, कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? तो फिर प्रधानमंत्री मारना पड़ेगा। ठीक है, अगर वास्तविक शब्द लगा के आपके इंफेसाइज कर दिया है ना, जोर डाल दिया बातों पे, तो फिर प्रधानमंत्री हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है नाम मात्र के जो है पावर में होते हैं। वैसे कहने के लिए भारत के सबसे बड़े आदमी होते हैं, सबसे ज्यादा अधिक पावर है, लेकिन सबसे ज्यादा पावर इंडिया में पीएम के पास है। सभी जो निर्णय तो राष्ट्रपति के सलाह से ही लेंगे, लेकिन कर्ता धर्ता जो है पीएम होते हैं। तो इसीलिए कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है आपका कार्यपालिका का ये आपका प्रधानमंत्री में आ जाता है। अब राष्ट्रपति में जो कार्यपालिका की शक्ति निहित होता है ये पावर अनुच्छेद 53 देता है। जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि राष्ट्रपति का आर्टिकल याद करना हो तो पकानी कोका दुयो दशम दशम, इस प्रकार से आप 52 से लेकर 61 तक के आर्टिकल को बैठा सकते हैं इस वर्ड में। जैसे प से 52, सबसे पहले प है, सबसे पहले 52 से मैंने कहा तो 52 में प से पद हो जाएगा, का से कार्यपालिका का प्रधान 53 हो जाएगा, नी से निर्वाचन हो जाएगा। ठीक है, लास्ट के 3 देख लीजिए, म से महाभियोग हो जाएगा जो आपका 61 में है। इसके वाला 100 से शपथ हो जाएगा जो 60 में है, 2 से दिशा निर्देश हो जाएगा। तो इस प्रकार, अच्छा दोबारा सॉरी हाँ, दिशा निर्देश। तो इस प्रकार से आप इन्हें बैठा सकते हैं पकानी कोका दियो दशम के अलावा। इसके अलावा राष्ट्रपति के बहुत सारे आर्टिकल है, 72 क्षमादान है, 108 ज्वाइंट सीटिंग है, 76 महान्यायवादी की नियुक्ति है, 280 वित्त आयोग का गठन है। इसके बाद जो आपका है 75 का ए है प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, 143 सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श है, 1 2 3 जो है आपका अध्यादेश जारी करने का है। तो ये सब राष्ट्रपति के जो है एडिशनल आपके आर्टिकल हैं इन पकानी कोका दियो दशम के अलावा। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है आपने कार्यपालिका का प्रधान बता ही दिया था। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है ये कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न मैंने यहाँ पे रखा है कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 के अंदर भारत के लिए सिल्वर पदक किसने जीता है, रजत पदक किसने जीता है? सिल्वर। ठीक है, तो भारत के लिए जो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में हुआ है तो इसमें मीराबाई चानू के द्वारा रजत
रजत जीता गया 49 केजी के वर्ग में, वेट लिफ्टिंग में। और भारत को इस प्रतियोगिता में यही एकमात्र पदक मिला, एक ही पदक मिला है, ठीक है। इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि खेल के क्षेत्र से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो ये बड़ा सुटेबल क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो इस चैंपियनशिप में भारत को एकमात्र पदक मिला जो मीराबाई चानू। अच्छा, मीराबाई चानू कहाँ का है ये भी आपसे पूछा गया और पूछा जाएगा। तो ये आपका मणिपुर का है, और एक निखत जरीन को पूछा जाता है, तो निखत जरीन आपका तेलंगाना का है, ठीक है। दोनों को अवश्य याद रखें। हिमा दास असम के हैं, जिसे ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन हुआ है ये कोलंबिया के बगोटा में हुआ है। एक संजय दत्त के पिक्चर है, वहीं से हीरोइन आ जाती है, मतलब वहां शादी कर लेता है संजय दत्त बगोटा से, ठीक है। उसमें आपका अरशद वारसी है, संजय दत्त है, कॉमेडी पिक्चर है, मैंने देखा है उस पिक्चर को, ठीक है। तो ये बगोटा, कोलंबिया के बगोटा में हुआ है विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022, जहां पे मीराबाई चानू भारत के लिए एकमात्र रजत पदक जीत पाई। इसके अलावा जो आगामी विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में होने वाला है ये आपका सऊदी अरब के रियाद में होगा। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, चूंकि भाई एग्जामिनर का भरोसा नहीं है। उस दिन पूछ दिया गया था कि 2022 नहीं, 2026 नहीं, 2030 के ओलंपिक पूछता है क्या कोई भाई, 5-5 तरफा के पूछता है क्या, तो ये तो पूछ ही सकता है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो है ये आपका रियाद में होगा। रियाद कहां पर है? सऊदी अरब के अंदर है। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। इसमें कोबाल्ट धातु की जो है उपस्थिति पाई जाती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाई जाती है, इसे साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है। जैसे उस दिन आपने एक क्वेश्चन पूछा था एग्जामिनर ने कि भाई जो कैंसर के इलाज होते हैं तो किस आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन B1 को जो है थायमीन कहा जाता है, इसके कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। इसके अलावा विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है, विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है, विटामिन B5 को पेंटथनिक एसिड कहा जाता है, विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन कहा जाता है। इसके अलावा विटामिन B9 को जो है, अगर कोई आदमी ये सोच रहा है कि विटामिन H क्यों नहीं बताया, तो भाई उसे बायोटीन कहा जाता है, चूंकि विटामिन H को भी बायोटीन ही कहा जाता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, इन दोनों को बायोटीन कहा जाता है। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। इसके कमी से जो है त्वचा संबंधी रोग हो जाती है, या फिर एस्कर्बी रोग हो जाती है, जिसमें मसूड़े से खून आने लगता है ना, और बाल वगैरह पकने लगते हैं, जिसका देखेंगे जवानी में एकदम सफेद बाल हो गया, समझ जाइए विटामिन C की कमी है उसमें, ठीक है। तो विटामिन C से ये सब रोग हो सकता है। आंवला सजेस्ट किया जाता है, और जो भी सिट्रस फल होता है सभी विटामिन C का अच्छा स्रोत होता है, संतरा, आंवला, है ना, नींबू, ये सब। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश, जो सवेरे एकदम तड़के का सूर्य का प्रकाश होता है ना, उसमें विटामिन डी काफी मात्रा में होता है, वैसे मछली वगैरह में भी होता है। विटामिन डी के कमी से मतलब बैलेंस से हड्डी जो है सही स्थिति में रहती है, क्योंकि इसके कमी से जो है रिकेटस नामक बीमारी हो जाता है, जिसमें हड्डी जो है बकराकार रूप ले लेता है और सही ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसके अलावा विटामिन ई को जो है टेकोफेरॉल कहा जाता है, और इसके कमी से जो है जनन क्षमता में कमी होती है ना। इसके अलावा विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, और इसके कमी से जो है आंख का संपूर्ण रोग होता है, रतौंधी, मोतियाबिंद, है ना, और क्या क्या होता है आंख में भाई, ये सभी बीमारी, आंख के जो भी बीमारी हैं सभी विटामिन ए के कमी से होती है। विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो फंक साहब ने किए थे। फंक, सांप वाला फंक नहीं भाई, फंक नाम है भाई, तो ये सबसे पहले जो है प्रयोग किए थे। इसके अलावा शरीर में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, और कई बार पूछा गया है एसएससी के द्वारा, कि शरीर में जो है कौन विटामिन ऊर्जा देता है, आपके ऑप्शन में इस प्रकार से रहेगा कि हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऑप्शन में रहेगा विटामिन, है ना, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या मारोगे? विटामिन को नहीं मारना है, फाइबर को भी नहीं मारना है, तो आप किसको मारोगे? कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करने का काम करता है। अन्य जो भी चीज है आपका ऊर्जा नहीं देता है, ठीक है। लेकिन ये जो ऊर्जा बनने की प्रक्रिया है, जो उपापचयन उपक्रम, मतलब प्रक्रम लिखना चाहिए, उपक्रम लिखाया है यहाँ पर,
प्रक्रम जो है इसमें मदद करता है, इसके लिए आवश्यक है विटामिन, लेकिन विटामिन ऊर्जा नहीं देता है, साथ ही साथ आपको जल भी ऊर्जा नहीं देता है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद खनिज जो फाइबर होते हैं ये भी आपको ऊर्जा नहीं देते हैं, मिनरल्स वगैरह, ठीक है। आपको ऊर्जा देने का काम सिर्फ वसा और कार्बोहाइड्रेट करता है, लेकिन ये सब मदद करता है उसमें, ठीक है। ये नहीं रहेगा तो फिर ऊर्जा नहीं मिलेगा, है ना, तो ये ध्यान रखें। इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ पर है, रितु वर्मा तथा शांतिबाई चेलक ये किस लोक संगीत के प्रमुख कलाकार है, ठीक है। देखिए पंडवानी जो है ये छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक कला है ना। तो इनके जो प्रसिद्ध हैं ये तो आप जानते हैं तीजन बाई, इसके अलावा जो कम प्रसिद्ध है उनको भी ध्यान रखिए। तो ये आपका रितु वर्मा है, ये CHSL 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ना, मैंने वहीं से उठाया है, वहां पे चारों कलाकार का नाम दिया गया था, इसमें से मैंने एक कलाकार को लेकर जो है आपका ये क्वेश्चन बनाया और अन्य 3 कलाकार को आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बता रहा हूं। दोस्तों मैं पूरी ईमानदारी के साथ जो करता हूं आपके सामने रखता हूं, ऐसा कुछ भी छुपाया हुआ नहीं है। बस एक आशा करता हूं कि वो दिन कब आएगा जब आप लोग वीडियो शेयर करने लगोगे, है ना, बस उसी दिन का इंतजार है अब जो है। तो यहाँ पे पंडवानी जो है ये रितु वर्मा और शांतिबाई चेलक जो है पंडवानी से संबंधित है। पंडवानी छत्तीसगढ़ का जो है लोक संगीत का रूप है। ये कलाकार तीजन बाई है, झारू राम देवांगन और उषा वार्ले, ये 5 कलाकार जो है पंडवानी से जुड़ा हुआ है, जिसमें तीजन बाई को कई सारे अवार्ड भी मिले हैं, जिनकी मृत्यु शायद पिछले साल हो गई थी। यक्षगान जो है ये कर्नाटक का रूप है। कर्नाटक संगीत का आपने नाम सुना होगा और एक हिंदुस्तानी संगीत का नाम सुना होगा। तो कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, एरिया रीजन के हिसाब से इनके नाम जो है अलग अलग हो गए हैं। कर्नाटक संगीत जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि के क्षेत्र में फैला हुआ है। बाद बाकी एरिया में हिंदुस्तानी संगीत के नाम से जानते हैं। इसमें संगीत के 12 स्वर होते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। त्यागराज वगैरह जो है ये कर्नाटक संगीत के प्रमुख कलाकार है ना, त्यागराज, पुरंदरदास, ये सब, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे हिंदुस्तानी संगीतज्ञ हैं, है ना। जट जटीन जो है ये झारखंड और बिहार में गाया जाने वाला एक प्रकार का लोकगीत है, ठीक है। झिझिया खेलते हैं लोग और उसी समय गाते हैं, खास करके महिलाएं, ठीक है। इसके अलावा कजरी जो है ये उत्तर प्रदेश में गाए जाने वाले जो है आपका संगीत का रूप है। इसके अलावा भारत में संविधान के जो क्या, हाँ यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्ति है, जो अवशिष्ट शक्ति है, जो अवशिष्ट शक्ति है किसके पास, केंद्र के पास रहेगी, यह प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। जैसे अभी आपने देखा नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, लास्ट डे पूछा गया था, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो मैंने इसी फॉर्म में एक क्वेश्चन को जनरेट किया है कि जो भारत में अवशिष्ट शक्ति है। अब अवशिष्ट शक्ति क्या होता है, जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा बता देते हैं कि मान लीजिए आपके 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के सूची शामिल है। एक तो संघ सूची है, दूसरा आपका राज्य सूची है और तीसरा आपका समवर्ती सूची है। इन तीनों में कितने कितने तथ्य शामिल हैं जरा आप लोग मुझे बताएंगे। तो संघ सूची में 100 है, राज्य सूची में 61 है और समवर्ती सूची में 52 विषय को शामिल किया गया है। और ये तीनों सूचियां कहां पे है, आपका 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। तो इन तीनों सूची के अलावा ऐसा तो बात नहीं है कि इंडिया में हर चीज को शामिल कर लिया गया है। 161 और 52 कितना हो जाएगा भाई, 60 40 और इधर हो गया 12 13, 213 वस्तुएं तो नहीं है इंडिया में, इससे भी ज्यादा है भाई। तो जिनको शामिल नहीं किया गया है अब तक, वो आपका संघ के पास सुरक्षित है कानून बनाने हेतु। तो ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, संघ व राज्य के बीच जो शक्ति की बंटवारा होती है, ये भी आपके कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। कनाडा G7 का सदस्य है, विकसित देश है। कनाडा जो है सभी स्थलीय सीमा वाला देश में सबसे लंबी सीमा रखती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कनाडा के बारे में। कनाडा की राजधानी पूछता है आपका रीजनिंग के अंदर, तो ओटावा है। कहां पर है, ओटावा है कनाडा की राजधानी। तो ये जो है ये तीनों प्रक्रिया, राज्यपाल की नियुक्ति, संघ व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, ये तीनों कनाडा के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ केंद्र और राज्य के बीच में जो आपके एक सरकारिया आयोग का गठन हुआ था, इसके ईस्वी पूछ देता है, ठीक है। तो केंद्र राज्य संबंध के बीच में जो है सरकारिया आयोग बना था, ये आपका 1983 में बना था। 1983 से आप याद रख सकते हैं इंडिया का जो पहला 50-50 वर्ल्ड कप जीते थे हम, ये 1983 में ही जीते थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
इसके बाद संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है ये 6 है, अब मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका वर्तमान में 11 है। मौलिक अधिकार को भाग 3 में जगह दिया गया है और मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के ए में जगह दिया गया है ना। ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है और ये रूस के संविधान से प्रेरित है। ये मुख्य संविधान का हिस्सा था, इसे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे। 51 के आर्टिकल ए में रखा गया है। तो ये सब डिफ्रेंशिएट करके पढ़ा कीजिए, ज्यादा मजा आ जाएगा। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है जो आर्टिकल 368 में वर्णित है। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व, जो आपका नीति निर्देशक तत्व है, और 12 सदस्यों का जो राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, है ना। राज्यसभा में जो है 250 में से कैसे कैसे आता है भाई, तो 12 मनोनीत से आता है और 238 जो है चुनाव से आता है। तो ये जो 12 को आता है, ये जो प्रथा है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ नीति तत्व जिसे भाग 4 में रखा गया है और जो 36 से 51 के बीच के आर्टिकल में है। तो ये दोनों चीज जो है ना, नीति तत्व और जो 12 सदस्य को मनोनयन होता है, दोनों चीज जो है आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। एक प्रश्न है यहाँ पे, मालाबार तट की क्षेत्र कहां से कहां तक है। देखिए मालाबार तट की क्षेत्र जो है उत्तर में गोवा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ठीक है। वैसे एक लाइन में केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है, ठीक है। ओडिशा के तट को उत्कल तट कहते हैं, ये पूर्वी घाटी तट हो गया और ये पश्चिमी घाटी तट हो गया मालाबार तट, ठीक है। इसके अलावा पश्चिमी घाट में जो है कौन कौन से राज्य शामिल है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये सभी जो है आपके पश्चिमी घाट के राज्यों में आ जाता है। हालांकि जो तमिलनाडु है इसके कुछ पार्ट पूर्वी घाट में भी मिलते हैं, इसीलिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन नीलगिरी पहाड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके अलावा पश्चिमी घाट की लंबाई जो है 1600 किलोमीटर लगभग माना गया है। पश्चिमी घाट को भौगोलिक हॉट स्पॉट कहा जाता है इंडिया के अंदर। जल्दी जल्दी चलेंगे दोस्तों, मुझे खाना भी बनाना है ना, अभी हम अकेले हैं। इसके अलावा ओएनजीसी के नए चेयरमैन के रूप में दिसंबर 2022 में किसे नियुक्त किया गया है, तो अरुण कुमार सिंह को जो है ओएनजीसी के रूप में नए अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। ओएनजीसी देश के महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी क्या होती है और नवरत्न कंपनी क्या होती है ये हम समझा चुके हैं, ठीक है। देश के कुछ अन्य महारत्न कंपनी है जैसे एनटीपीसी है जो आपका इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करता है। इसके बाद सेल है, SAIL, सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा भेल है ना, BHEL, है ना भेल। इसके अलावा गेल है ना, GAIL, गेल। इसके अलावा कोल है, CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा OIC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये सब जो है HPCL, BPCL, ये सभी महारत्न कंपनी के उदाहरण है। इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो पूछा गया था सुरेश एन पटेल है। सुरेश एन पटेल जो है ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है। यहाँ पे एंड लिखा गया है, एन है भाई, है ना। भारत में महान्यवादी जो है R वेंकट रमनी साहब है जो भारत सरकार के मुख्य विधिक अधिकारी होते हैं। वर्तमान में जो 50वें CGI है चंद्रचूड़ साहब हैं, इनका क्रम जरूर याद रखें। इसके अलावा किस मौर्य राजा को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है, तो ये आपका मौर्य सम्राट अशोक हैं जिसको देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है। अभी तक CHSL क्यों नहीं पूछा है, मुझे ताज्जुब लग रहा है। तो ये मौर्य वंश के राजा अशोक को जो है देवनाम प्रियदर्शी यानी भगवान का प्यारा कहा जाता है। अशोक ने कलिंग युद्ध 261 BC में लड़ा था। इसके अलावा सांची का स्तूप का निर्माण करता अशोक है जो मध्य प्रदेश के सांची गांव में स्थित है। इसके अलावा जो अशोक का जो कलिंग युद्ध हुआ था उसके बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया था और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे लिया था, तो उपगुप्त से लिया था। किससे लिया था, उपगुप्त से लिया था। और यही वो शासक है जो श्रीलंका भेजे थे अपने पुत्र और पुत्री को, ठीक है। P² को भेजे थे, पुत्र और पुत्री को कहां पे, श्रीलंका। किस चीज के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अशोक के शिलालेख को जो सबसे पहले पढ़ने में जिसे सफलता मिली उनका नाम है सर जेम्स प्रिंसेप। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो हमारा ये है क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व ठहाका दिवस यानी जो हंसने वाला दिन है ना, हंसने की दिन, वो भी मनाया जाता है। लेकिन विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि हिंदी जो है आधिकारिक भाषा इसी दिन में बना था, ठीक है, तो इसीलिए। लेकिन विश्व वाला बात करेगा तो 10 जनवरी का। चूंकि अभी फरवरी मार्च चल रहा है तो जनवरी महीने की सारा हंसोद देता हूं, जो भी अच्छे अच्छे
अच्छे इंपॉर्टेंट डे हैं, है ना। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का प्रवासी भारतीय सप्ताह जो है आपका इंदौर में मनाया गया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद साहब के जन्मदिन पे मनाया जाता है। और 2023 में जो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सप्ताह मनाया गया है, ये आपका कर्नाटक में मनाया गया है, ठीक है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पे मनाया जाता है। इसके अलावा जो आपका सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पे एक नया चीज बना है, ये क्वेश्चन लेकिन इसमें नहीं पूछेगा, एक एक्सप्रेस का नाम बदला है, जाने दीजिए। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है मनाया जाता है। इसके अलावा 25 जनवरी को मतदाता दिवस और 26 जनवरी तो आप जानते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के महिला एकल के विजेता कौन है, तो यसले बार्टी जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के महिला एकल में विजेता है, ये पूछा जा चुका है, तो इसकी पत्ता कट, मतलब कम चांस है। और जो पुरुष एकल है ये बचा हुआ है, तो राफेल नडाल ऑस्ट्रेलिया ओपन पूछेगा। मैंने कल भी यही बताया था और आज भी यही बताया हूं, ठीक है, ध्यान रहे यही पूछा जाएगा। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।